हेलो गाइस। आज हम GS3 में एक नया कंपोनेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या शुरू करते हैं, एक और कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी। ओके, तो इकोनॉमी हम डिस्कस करेंगे। इसमें अब सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ जो इंडियन मॉडल है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का, वो एक फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। और वो फिलॉसफी क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ओके, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का कहना ये है, इंक्लूसिव ग्रोथ के मायने ये है, इसका मतलब होता है कि बेनिफिट्स हैं ग्रोथ के, वो हर सिटीजन के पास इक्वली जाने चाहिए, है ना। तो इसकी जो ये बेस जो है, जो इंडियन मॉडल जो है इंक्लूसिव ग्रोथ का, वो किसकी फिलॉसफी के ऊपर बेस है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विकास। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। ठीक है, तो ये मतलब हो गया इसका इंक्लूसिव ग्रोथ का। अब इंक्लूसिव ग्रोथ में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ओके, आप इंक्लूसिव ग्रोथ में आपको सबसे पहले आएगा इकोनॉमिक इंक्लूजन। अब कंपोनेंट्स क्या है? इकोनॉमिक इंक्लूजन में होता है कि इकोनॉमिक जॉब जो है वो सबको मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस हो लोगों का जॉब के लिए। अब उसके बाद आता है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन का मतलब ये हो गया कि जो जितनी भी सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, सबका एक्सेस हो। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर मार्जिनलाइज्ड, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिवनेस। इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिवनेस ये हो गया कि एक्सेसिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की, है ना, वो सबको होनी चाहिए। और जो हमारा गवर्नेंस है इंस्टीट्यूशन की, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम बात करते हैं कि जो जितने भी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, तो वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन तक वो सर्विसेज पहुंचनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन, अब टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन की बात करें, तो टेक्नोलॉजी जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। इंटरनेट की यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, सबका एक्सेस होना चाहिए जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जेंडर इंक्लूजन मीन्स हर मामले में जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है ज्योग्राफिक इंक्लूजन।
जोग्राफिक इंक्लूजन होता है कि डिफरेंट रीजन्स में इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंक्लूजन में आपने सबका जो है पॉलिटिकल स्फीयर में रोल होना चाहिए, वॉइस होनी चाहिए। तो ये है कंपोनेंट्स इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। इंक्लूसिव ग्रोथ के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें हमने फिनेंशियल इंक्लूजन की बात की, हमने उसमें पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात की, हमने उसमें सोशल इंक्लूजन की बात की, हमने उसमें इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात की, इंस्टीट्यूशनल इंक्लूजन की बात की, ज्योग्राफिक इंक्लूजन की बात की, टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन की बात की। ओके, ज्योग्राफिक हो गया, जेंडर इंक्लूजन की बात की कि हर इसकी फिलॉसफी हमने स्टडी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि क्या है इकोनॉमिक इंक्लूजन, हमने डिटेल में इसको पढ़ लिया। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमने पढ़ा इंक्लूजन क्या होता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यूनियन बजट ऑफ इंडिया और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है यूनियन बजट ऑफ इंडिया और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है? लेट अस सी। यूनियन बजट ऑफ इंडिया ओके, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बजटिंग क्या होती है। ओके, अब बजटिंग होती है कि गवर्नमेंट एस्टिमेट बनाती है, किसका? रेवेन्यू का। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा? टैक्सेस से आएगा, फीस जो होगी और अदर जो सोर्सेस होंगे, ठीक है। और डिसीजन लिया जाएगा, एस्टिमेट बनाया जाएगा एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर अब करना है गवर्नमेंट ने, किसके लिए करना है, क्यों करना है, कहाँ पे करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो एक बेसिकली होता क्या है, बजटिंग का मतलब क्या होता है कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा, एस्टिमेट किया जाएगा गवर्नमेंट रेवेन्यू का, और एस्टिमेट बनाया जाएगा एक्सपेंडिचर का, ताकि हमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो एक फिजिकल पीरियड में, यूजली ईयर होता है, एक साल में के लिए बनाई जाती है बजटिंग। ओके, तो अब नोडल एजेंसी कौन होती है? नोडल एजेंसी जो होती है वो जो यूनिट बजट बनाती है, वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यूनिट बजट प्रिपेयर करता है, जो कि किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ओके, तो अब आर्टिकल 112 में, जो आर्टिकल 112 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसमें बताया गया है कि यूनियन बजट जो है एक फिजिकल ईयर का, वो बेसिकली क्या होता है उसमें, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी होंगी? यूनियन गवर्नमेंट की होंगी फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर।
उसमें डिटेल्ड होएगी एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिप्ट। ओके, तो वो फिजिकल ईयर, तो वो फिजिकल ईयर का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ओके, तो जो रिसीट होती हैं या डिसबर्समेंट होती हैं वो 3 पार्ट्स में दिखाई जाती हैं। एक तो कंसोलिडेटेड फंड में, कंटीजेंसी फंड में और पब्लिक अकाउंट में। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर जो है वो इन 3 फंड्स में किया जाता है या इनसे लिया जाता है। एक्सपेंडिचर और रिसीट, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटीजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट। ओके, तो जितनी भी रिसीट होती है या डिसबर्समेंट होती है वो इन 3 पार्ट्स में शो की जाती है। और इसमें बजट में आपको जो आने वाला साल होगा, अपकमिंग फिजिकल ईयर होगा, उसका रेवेन्यू, उसका रिसीट और एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका रिसीट एंड एक्सपेंडिचर भी दिखाया जाता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट जिसको बोलते हैं, बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट। और जो प्रोविजनल एक्चुअल्स होते हैं, कितना हमने रिसीट किया है और एक्सपेंडिचर किया है हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, बजटिंग की। बजटिंग क्या होती है, आई थिंक आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया कि बजटिंग क्या होती है। ओके, ओके, तो अब देखो गवर्नमेंट बजट में एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। उसको हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट होता क्या है बेसिकली, तो जो आने वाले फिजिकल ईयर का एक रिसीट होता है और एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू बजट में। ओके, तो कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल बजट होता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का अकाउंट होता है, डिटेल होती है एसेट्स और लाइबिलिटी की। रेवेन्यू बजटिंग में आपको रिसीट भी मिलती है और एक्सपेंडिचर का इसमें डिटेल्स मिलेगी। कैपिटल बजटिंग में कितने एसेट्स हैं कितने लाइबिलिटीज हैं उसकी डिटेल्स मिलेगी। ओके, आई होप रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की आपको आइडिया हो गया होगा। ओके, तो रेवेन्यू बजट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। और कैपिटल बजट में क्या आएगा, कैपिटल रिसीट आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा, टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोसीड्स जो होता है टैक्सेस का, और जो अदर ड्यूटीज जो लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये इसमें आ जाएगा। और रेवेन्यू रिसीट में आपको डायरेक्ट टैक्सेस का भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, है ना। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, जो अपनी कंट्री में जो सामान तैयार होता है उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगती हैं उसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। और कस्टम ड्यूटी कौन सी टैक्स होता है,
कौन सा इसमें ड्यूटीज होती हैं, इसमें जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो करते हैं, हम टैक्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता है उस पर लगाते हैं एक्साइज ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी हम लगाते हैं जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाते हैं। और अदर डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इसमें आता है वेल्थ टैक्स आता है और गिफ्ट टैक्स आता है। तो आपने रेवेन्यू रिसीट में रिसीट है ना, तो रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगा आपका टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू में आपका आ जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस, और डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका आ जाएगा, हम लगाते हैं इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लगाते हैं एक्साइज ड्यूटीज, जो हमारी कंट्री में सामान तैयार होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और कस्टम ड्यूटीज हम टैक्सेस जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो लगता है टैक्स उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। ओके गाइस, अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू ये भी रेवेन्यू है, ये भी कमाई है देश की। तो ये वो है जो टैक्सेस के अलावा जो अर्निंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रिसीट आ जाएगा, नॉन टैक्स रिसीट आ जाएगा। ओके, तो जैसे मान लीजिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा, मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीट है, इंटरेस्ट कोई मिला है, कोई लोन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी नॉन टैक्स रिसीट में आ जाएगा। और डिविडेंड एंड प्रॉफिट, कोई डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टमेंट की है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड हुआ है, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। तो अगर कोई फी मिली है, कोई रिसीट, कोई सर्विस प्रोवाइड की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बदले में उनको फी मिली है, कोई रिसीट मिली है, तो वो भी आ जाएगा इसमें। ओके, तो मैंने बताया आपको कि क्या होता है फर्क टैक्स रेवेन्यू में और नॉन टैक्स रेवेन्यू में। टैक्स रेवेन्यू में आ गया टैक्स से रिलेटेड सारा रेवेन्यू, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। ओके, और उसके बाद आता है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स जो हम करते हैं, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स किसके ऊपर, और इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। ओके, तो इसमें ये आ जाएगा बजटिंग में। अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल रिसीट का मैंने बताया आपको कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है, कि इसमें एसेट्स का ब्यौरा होता है और लाइबिलिटीज का ब्यौरा होता है। अब इसमें आ जाएगा कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि जब हमारा लाइबिलिटीज बढ़े, जब हमारा एसेट जो है वो डिक्रीज हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एसेट को बेच दिया। ओके, या फिर मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और रिपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द स्टेट्स, या फिर हम रीपे करते हैं लोन का। ठीक है, या फिर बोरिंग्स जो मिलती हैं हमें, या हम रिसीव करते हैं बोरिंग्स, या हम लोन रीपे करते हैं, तो वो भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी क्या करती है, कोई एसेट है कंपनी का, वो सेल कर देती है, तो उससे क्या होता है, एसेट्स जो है वो डिक्रीज होता है और लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ती हैं। ठीक है, अब लाइबिलिटीज कैसे बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट जो है वो लोन लेगी, रिसीव करेगी इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग्स, और या फिर गवर्नमेंट जो है वो रीपे करेगी लोन। ओके, ये आ गया कैपिटल रिसीट। तो जिससे हमारी जो है लाइबिलिटीज बने ना, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स कम हो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये हम इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को ही लेके हम ध्यान में रखिए, इसमें इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी का ही इसमें देखना होता है, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी को ही देखना होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कि एक्सपेंसेस जो इनकर करती है गवर्नमेंट, किसके लिए, टू क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स।
अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट, तो उस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया और क्या किया, एसेट्स क्रिएट किया। तो इससे क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी लाइबिलिटीज जो है वो कम होती हैं। ओके, जैसे एक में आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो एसेट्स कम होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके एसेट्स तो बढ़ते हैं लेकिन लाइबिलिटीज आपकी कम होती हैं। ओके, तो जैसे रोड्स, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से रोड्स का बनाना, गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, या फिर पहले में रिसीट में क्या हो गया, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, मनी जो है वो रिसीव करती है बोरिंग में, या फिर गवर्नमेंट लोन देती है, ठीक है, और या फिर रीपे करती है अपनी बोरिंग्स का, उसको भी हम डालते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको कैपिटल गवर्नमेंट बजट में दो चीजें आती हैं, एक आता है रेवेन्यू बजट, एक आता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में आपका आता है टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसीट में आ जाता है आपका टैक्स एबल रेवेन्यू, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट बजटिंग के जो मैंने बेसिक्स आपको अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ओके, अब आर्टिकल एनुअल बजट में 112 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें एनुअल फिनेंशियल का जिक्र किया है। ओके, अब मनी बिल का मेंशन जो है वो आर्टिकल 110 में किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके गाइस, आगे हम देखते हैं। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं जेंडर बजटिंग। अब जेंडर बजटिंग क्या होता है, देखो हमने टॉपिक डिस्कस किया अभी तक। एक तो हमने फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है वो हमने पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए डिटेल में। उसके बाद हमने पढ़ा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, बजट क्या होता है वो हमने, उसके मैंने बेसिक्स आपको क्लियर किए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जेंडर बजटिंग। अब जेंडर बजटिंग का मतलब क्या होता है कि इस पे फोकस किस पे होता है, हमें डेवलपमेंट, वुमेन के ऊपर डेवलपमेंट की जाती है, गर्ल्स के ऊपर डेवलपमेंट की जाती है। जेंडर बजट का मतलब होता है कि फंड्स जो हैं वो हाफ में डिवाइड होने चाहिए, हाफ मेन के लिए और हाफ वुमेन के लिए। ओके, ताकि हमें क्या हो सके, हमें जेंडर इंक्लूजन की तरफ हम बढ़ सकें, हम जेंडर इक्वालिटी को हम प्रमोट कर सकें, और हम वुमेन की डेवलपमेंट कर सकें। ओके, इसको हम बोलते हैं जेंडर बजटिंग। ओके, तो हम देखते हैं, इसको स्टार्ट किया था, तो अब पार्ट्स क्या होते हैं, एक तो वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं, और पार्ट बी में रिफ्लेक्ट होता है प्रो वुमेन स्कीम्स। ओके, तो नोडल अथॉरिटी की बात करें कि नोडल अथॉरिटी कौन है जेंडर बजटिंग को लेके, तो सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। ओके, तो स्टेट लेवल पे सेम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है।
स्टेट में, सेंटर में भी है और डिस्ट्रिक्ट में भी हब है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। ओके, अब इसमें हम देखते हैं आगे, इसमें चैलेंजेस भी हैं कुछ। ओके, हम चैलेंजेस की बात करते हैं। तो पार्ट ए, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं, प्रो वुमेन स्कीम्स होती हैं। वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स को होगी जिसमें 100% एलोकेशन होती है वुमेन के लिए, और प्रो स्पेसिफिक वुमेन स्कीम्स होती हैं जिसमें कम से कम 30% जो एलोकेशन है वो वुमेन के लिए हो। ओके, तो ये होता है जेंडर बजटिंग में। सेंट्रल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है इसके लिए। ओके गाइस, आगे हम देख सकते हैं इसमें कि हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है इसको हम देखते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हमने डिस्कस करा था। ओके, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टर जो है एक इकोनॉमी में रहता है और दूसरी इकोनॉमी में वो क्या करता है, एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करेगा। एक इकोनॉमी वो रहता है और दूसरी रेजिडेंट है वो एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में, लेकिन दूसरी कंट्री में वो एंटरप्राइज में, बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, इसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फिजिकल, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें देखो, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते हैं और ग्रोथ होती है न्यू मार्केट प्लेयर्स की। जो न्यू मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो ये एडवांटेज है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा होता है। तो अब वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, और एग्जिट जो है वो भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तो अट्रैक्टिव एग्जिट होंगे तो उससे क्या होता है कि उससे जो है वो एग्जिट करने में आसानी हो जाती है। ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो आता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल आता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है क्योंकि ट्रांसफर होता है टेक्निक्स का, नॉलेज का, स्किल्स का। तो इन्वेस्टमेंट आ रही है तो साथ में स्किल्स भी आएंगे, टेक्नोलॉजी भी आएगी, नॉलेज भी आएंगे, तो उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है। तो कंट्री जो है वो ग्रोथ करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कंट्री का। लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलता है ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते हैं। तो ये एडवांटेजेस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। ओके, तो अब जो यूएनसीटीएडी, यूएनसीटीएडी क्या करता है, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देता है, ये एफडीआई ट्रेंड्स के बारे में बताता है। ओके, यूएनसीटीएडी। ओके गाइस, और नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है गाइस? देखो मैं बताता हूँ इसको। इसका रैशनल क्या था, इसके पीछे क्या कारण थे? ओके, तो इसके पीछे कारण कि इंडिया का जो टैक्स रिजीम था वो बड़ा ही फ्रेगमेंटेड था। ओके, तो मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते थे। जैसे सेंटर क्या करता था, एक्साइज सर्विस टैक्स लगाता था, यूनियन एक्साइज सर्विस टैक्स लगाता था, स्टेट्स वैट लगाते थे, सेल्स टैक्स लगाते थे। ओके, अब टैक्स लगता था अब इंडिया जो है का जो जीएसटी है वो एक यूनिक मॉडल है। ओके, तो अब इसमें जीएसटी ने ट्रांसपेरेंसी लाई, है ना, और ज्यादा लोग जो है वो टैक्स के साथ जुड़े, टैक्स बेस को ब्रॉडन करने में हेल्प किया, है ना। टैक्स बेस को क्या किया, जो हमारा टैक्स कलेक्शन थी वो इंक्रीज हुई, एक तो ट्रांसपेरेंसी आई, ठीक है, और जो टैक्स रेट था वो यूनिफॉर्म हो गया जीएसटी के आने से, ठीक है। तो रिफंड्स जो है वो फास्टर होने लगे, कंप्लायंस जो है वो बढ़ गया, कंप्लायंस बढ़ गया, टैक्स बेस टैक्स कलेक्शन बढ़ गई हमारी इससे, है ना। तो काफी ज्यादा इससे बेनिफिट हुए जीएसटी आने से, बिजनेसेस को बेनिफिट हुआ, ट्रेडर्स को बेनिफिट हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ। गवर्नमेंट को बेनिफिट कैसे हुआ, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, है ना, टैक्स कंप्लायंस। अब कंप्लायंस कैसे बढ़ गया, क्योंकि ईज हो गई इसमें कंप्लायंस में। तो एक पोर्टल पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई। ओके, तो
ट्रेड कॉमर्स जो है वो हो गया, स्मूथ हो गया। तो ये फायदा हुआ जीएसटी का। तो जीएसटी काउंसिल, तो ये एक बॉडी है, तो जिसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये चेयर करते हैं इसको। इसमें स्टेट के फिनांस मिनिस्टर भी आते हैं, यूनियन के फिनांस मिनिस्टर होते हैं, और मिनिस्टर्स जो नॉमिनेटेड होते हैं एज मेंबर्स, मिनिस्टर भी होते हैं इसमें जो नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, तो जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। ओके गाइस, तो इसके जो 4 पिलर्स हैं जीएसटी काउंसिल के, वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लॉ कमेटी। ओके, हमने पहले पढ़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, पहले कंप्लायंस का इशू होता था, अब वो नहीं रहा। अब बेनिफिट्स के बारे में भी हमने बताया आपको कि क्या होता है बेनिफिट्स, है ना। गवर्नमेंट को बेनिफिट्स है इसका। ट्रेड को बेनिफिट है, इंडस्ट्री को बेनिफिट है ना। रिफंड फास्टर हो रहे थे, टैक्सेशन कम हुआ, कंप्लायंस इजी हो गया, बड़े सारे इसके हैं। तो हम सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो इसका एक जो है जीएसटी काउंसिल होता है। इसके 4 पिलर्स की बात करें, लॉ कमेटी होती है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है, फिटमेंट कमेटी होती है। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे जीएसटी रिजीम के बारे में। ओके, तो लॉ कमेटी है, तो इसमें क्या होता है कि जीएसटी के लॉस में कोई चेंजेस लानी हो तो उसके लिए कैसे चेंजेस करते हैं लॉस। तो ये क्या करते हैं, फीडबैक्स लेते हैं। ट्रेडर्स के द्वारा क्या फीडबैक लेंगे, ये टैक्स पेयर्स के द्वारा फीडबैक लेंगे, है ना। तो ये रूल्स बनाएंगे जीएसटी को लेके। तो जीएसटी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है, तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है एट द टॉप। उसके बाद एक फिटमेंट कमेटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये रेट्स क्या रहेंगे, रेट्स को डिसाइड करते हैं फिटमेंट कमेटी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि प्रिंसिपल्स तय करते हैं और नियम, क्योंकि ब्रॉड प्रिंसिपल्स तो होंगे ना, मेथोडोलॉजी के बेसिस पे ही ये क्या करेंगे, रेट्स को डिटरमाइन करेंगे अंडर जीएसटी। उसके बाद आईटी ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी होती है। तो आईटी ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी होती है कि जो टैक्स पेयर्स को कोई
टेक्निकल ग्लिचेस अगर वो फेस करते हैं जीएसटी पोर्टल पे, उसके लिए ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी होती है। ओके, तो हमने पढ़ा क्या कि जीएसटी के आने के पीछे कारण क्या थे। बड़ा ही कम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम था, मल्टीपल टैक्सेस थे। अब इसके आने से टैक्स रेट कम हुए हैं, इसके आने से टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, इसके आने से ईज ऑफ कंप्लायंस भी हुआ है, टैक्स बेस भी हमारा बढ़ा है। तो जो रेट्स होते हैं, तो इसके 4 पिलर्स हैं जीएसटी के। एक आ गया लॉ कमेटी, जो कि इसके रिलेटेड लॉस बनाती है। एक होती है जीएसटी तो हमने इसके जो 4 पिलर्स थे जीएसटी काउंसिल के, इसमें एक लॉ कमेटी होती है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है, और उसमें एक ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी होती है, आईटी ग्रीवियांस, और एक फिटमेंट कमेटी होती है। तो सारी कमेटियों को अलग अलग टास्क असाइन किए जाते हैं, किसी को क्या डिटरमिन करना है वो दिया जाता है। कोई ग्रीवियांसेस जो होते हैं टैक्स पेयर्स के, ट्रेडर्स के, उनको रिजॉल्व करते हैं। कुछ जीएसटी के रिलेटेड लॉस बनाते हैं। ओके, तो ये हमने ओके आगे हम देखते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, हमने ब्रीफ ओवरव्यू किया जीएसटी रिजीम का, उसके बेनिफिट्स क्या है वो हमने स्टडी किए। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो इसकी नेसेसिटी की क्यों हमें इसकी नेसेसिटी क्या थी। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट होता है, आपने टोटल डिसबर्समेंट कितनी की फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सक्लूड कर दिया आपने रीपेमेंट ऑफ डेट ओवर टोटल रिसीट्स इनटू द फंड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आपने कितना ज्यादा जो है डिसबर्समेंट कर दिया, एक्सेस डिसबर्समेंट कितना कर दिया ओवर टोटल रिसीट। टोटल रिसीट से आपने टोटल डिसबर्समेंट कितना कर दिया।
आपने उसमें रीपेमेंट ऑफ डेट वो निकाल देना है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का काम क्या था? इसका काम था फिजिकल गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है, तो फिजिकल स्टेबिलिटी लेके आना, ये काम था इसका। अब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का काम क्या था? इसका पर्पस था फिजिकल स्टेबिलिटी लेके आना कंट्री में। ओके, एक फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना, ताकि हम फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होगा और वो क्या करेगा, वो फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करेगा, जो है वो स्टेबिलिटी लेके आएगा, फिजिकल स्टेबिलिटी लेके आएगा कंट्री में। ये था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो होता है कि कितना आपने रिसीट कितना किया और एक्सपेंडिचर कितना किया, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, उसमें होता है कि आपने फिजिकल डेफिसिट से आपने माइनस कर दिया इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप निकाल देते हैं तो देखो, हमने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा, हमने प्राइमरी डेफिसिट पढ़ा, हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो हमने टैक्स रेवेन्यू भी पढ़ा, हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू भी पढ़ा। ओके, तो ये हमने चीजें हमने डिस्कस करी हैं पहले। ओके, अब फिजिकल जो है फिजिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए वो कैसे हम चेक करते थे फिजिकल स्टेबिलिटी को? तो उसके लिए फिजिकल इंडिकेटर्स हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है, हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, हमारा टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट कितना है। ओके, दिस इज कॉल्ड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स 2004। ओके गाइस, तो एक कमेटी भी बनी थी एनके सिंह द्वारा, चेयरमैनशिप 2016 में कमेटी का गठन हुआ था कि जो हमारे फिजिकल टारगेट्स थे वो हमारे टू रिजिड थे। तो एनके सिंह कमेटी बनी ताकि जो है वो रिवाइज्ड फिजिकल टारगेट्स दिए जाएं। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमी की ग्रोथ भी तो डिपेंड करती है इसके ऊपर, करती है कि नहीं करती है? करती है। तो आपने देखा कि क्या होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट भी हमने पढ़ा। ओके, क्योंकि इसका काम क्या था? इसका काम था कि हमने इकोनॉमी को ग्रो करना है, हमने मैनेज करना है, पब्लिक डेट को मैनेज करना है ना। हमने टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, हमने
रेवेन्यू रिसीट पढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा। कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर वो तो लगते हैं, वो तो रिलेट करते हैं एसेट्स के साथ, लाइबिलिटीज के साथ। ओके, जो तो हमारा ठीक है। तो हमने इसको देखना है इसमें आगे कि कैसे हम इसको आगे कर सकते हैं। तो हमने टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, टैक्स रेवेन्यू जो हमें टैक्स से आता है, डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। डायरेक्ट टैक्सेस आ गया पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए आपके कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो नॉन टैक्स भी होता है, रिसीट। तो इसमें आ जाएगा कि आपने लोन दिया था, आपने कोई टैक्स इंटरेस्ट रिसीव किया है, वो उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का मैंने ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया है। तो अब जो फिजिकल डेफिसिट है वो बताता है कि हमारा जो है डिसबर्समेंट कितना ज़्यादा है रिसीट से। तो हमने माइनस क्या कर देना है उसमें से, उसमें से हमने माइनस किया था ना, क्या माइनस किया था हमने, देखो जरा क्या माइनस किया था, चेक करो। तो फिजिकल गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना। ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ओके, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके गाइस, तो हमने बेसिकली डेट को मैनेज करने के लिए इसको किया था लागू, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था कि 1991 में तो इंडिया का जो डेट था वो 55% था जीडीपी का। तो कम से कम ये 70% हो गया 2000 में। तो इसीलिए डेट्स हमारा बढ़ गया। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का आना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम जो बोरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हम कर सकें। तो फिजिकल डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसमें हम जो रीपेमेंट करते हैं डेट का वो हम माइनस कर देते हैं, अब एक्सक्लूड कर देते हैं कि हमने कितना डिसबर्समेंट किया, माइनस हमने एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा किया रिसीट से। उसमें से आपने जो रीपे कर रहे हैं डेट को वो आपने एक्सक्लूड कर देना है, वो नहीं डालना है इसमें। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम किया जाए। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि आपने टोटल रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू डेफिसिट तो इजी है। अब आता है फिजिकल डेफिसिट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है प्राइमरी डेफिसिट।
अब प्राइमरी डेफिसिट क्या करता है? प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली आपको ये भी होता है कि आपने जो फिजिकल डेफिसिट में आपने फिजिकल डेफिसिट की एग्जांपल डेफिनेशन याद रखनी है। जब आप उसमें एक्सक्लूड किया आपने पहले एक्सक्लूड किया आपने डेट को, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट को भी जब आप एक्सक्लूड करते हैं ना, तो तब हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया फिजिकल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। ओके, तो ये फिजिकल इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो गाइस हमने इस वीडियो में डिस्कस क्या क्या करा? हमने इकोनॉमी डिस्कस करी। इकोनॉमी में हमने सबसे पहले पढ़ा इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे उसके फीचर्स क्या है, हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा एनुअल बजट। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल बजट के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, किस तरह से उसके कंपोनेंट्स डिफाइन किए जाते हैं, है ना। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया, हमने उसके बेसिक्स डिस्कस किए। उसके बाद हमने पढ़ा एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कैसे क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होती है। जब इन्वेस्टर एक कंट्री का रेजिडेंट होता है, वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो उसके एडवांटेजेस में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, तो स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, स्किल्स भी आते हैं, नॉलेज भी आती है, टेक्नोलॉजी भी आती है, कंट्री की ग्रोथ होती है ना, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की। तो ये आपने बताने हैं एडवांटेजेस एफडीआई के। उसके बाद हमने जीएसटी काउंसिल पढ़ा, तो कैसे टैक्स कंप्लायंस बढ़ता गया। पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे, फिर मल्टीपल टैक्सेस हट गए। तो ये इसमें जीएसटी काउंसिल होती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसमें 4 कमेटी पिलर्स है इसके। एक तो है एक तो डिजिटल ग्रीवियंस रिड्रेसल, जीएसटी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। एक तो लॉस कमेटी है, एक फिटमेंट कमेटी है, और एक और आई थिंक कमेटी है। 4 कमेटीज है जो कि जीएसटी को रिव्यू करते हैं, रेट्स को रिव्यू करते हैं। तो जीएसटी के आने से टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, ईज इन कंप्लायंस हुआ है, और टैक्स बेस भी बढ़ा है। ठीक है, तो स्टेट जो ट्रेड सा था, इंटर ट्रेड स्टेट इंटर स्टेट जो ट्रेड था वो भी स्मूथ हुआ है। पहले बड़े मल्टीपल टैक्सेस होते थे, अब एक यूनिफॉर्म टैक्स आ गया। ओके, तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें हमने फिजिकल डेफिसिट पढ़ा, हमने प्राइमरी डेफिसिट पढ़ा, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, इसके बेसिक्स मैंने आपको बताए। ओके गाइस, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।